लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि हम किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। एक स्पेशल केस देखा था जिसके अंदर हमारे जो ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, उसका एक फैक्टर होता था, वो देखा था। आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि यदि मतलब आज और आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि हमारा जो QX होता है कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस प्रकार से होती है FD × y = QX। तो अब हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में ये देखेंगे कि हमारा जो भी मेथड होंगे वो डिपेंड करेंगे QX के ऊपर, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारा फंक्शन है QX वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मूलेस या मेथड्स यूज़ होते हैं। तो आज हम जो देखेंगे, आज हमारा जो QX है, आज हम दो प्रकार से देखेंगे कि हमारा एक तो QX है वो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब e⁻AX टाइप से है। पहला तो हम ये देखेंगे यदि हमारा QX e⁻AX फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर दूसरा हम देखेंगे कि यदि हमारा जो फंक्शन है वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, मतलब साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक। यदि इस प्रकार से है हमारा Q, तो उसके अंदर हम कैसे हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमारा जो इन दोनों में से आता है कि हमारा जो QX है यदि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो QX है वो है e⁻AX। यदि हमारा QX है e⁻AX तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हम आगे देखते हैं कि हमने देखा था कि FD × y बराबर होता है QX, और अभी हम QX को लेके चल रहे हैं e⁻x। तो e⁻x में जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा y, वो होगा e⁻x/FD। तो अब हमें जो भी अप्लाई करना है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसके लिए हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। सॉरी, यहाँ पे e⁻AX, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि यदि हम देखेंगे कि क्या यदि FD के अंदर D की जगह A रख देते हैं हम, ठीक है। तो FD के अंदर हमारा जो फंक्शन है ऑपरेटर का, और यदि उसकी जगह हम A रख देते हैं तो हम FA की वैल्यू निकालते हैं। यदि FA की वैल्यू निकल के आती है नॉन ज़ीरो, यदि FA की वैल्यू निकल के आती है नॉन ज़ीरो तो हमारा डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है e⁻AX/FA, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, मतलब बेसिक कैसे कि जैसे हमने फंक्शन में A रखा और नॉन जीरो आ गया तो हमारा ये हो गया। दूसरा कि ये कैसे हो जाए कि भाई हमारे पास FA 0 आ रहा है, ठीक है। नॉन जीरो में तो सिंपल, लेकिन यदि जीरो आता है तो उसमें भी हमारे दो केस हो सकते हैं कि कि हमारा जो FD है, ठीक है। देखो अब FA 0 आ रहा है, मतलब FD का एक फैक्टर होगा उसके अंदर, किस प्रकार से होगा, D-A का फैक्टर होगा एक, और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन होगा, वो होगा इस प्रकार से। मतलब इस प्रकार से लिखने का मतलब है कि यदि अब हम इसके अंदर रख के देखते हैं A, तो यहाँ पे हो जाएगा FA और इक्वल टू A - A 0 हो जाएगा, और ये phi × A हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मतलब आ गया कि एक फैक्टर ऐसा है इसके अंदर D - A जिसके कारण ये हमारा FA 0 हो रहा है। तो यदि इस प्रकार से केस आता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा e⁻AX, नीचे FD होता है और FD की वैल्यू क्या है D - A और phi, ठीक है। अब phi of D, अब यहाँ पे याद रखना कि phi of D है, ये A रखने पे 0 नहीं हो रहा है,
केवल ये वाला फैक्टर जीरो कर रहा है, ये वाला फैक्टर जीरो नहीं कर रहा है, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल वो इससे निकलेगा। अब हमको पता है कि यहाँ पे फाई ऑफ डी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है डी इक्वल टू ए रखने पे, तो अब हमारा जो मेन जो डी माइनस ए ऑपरेटर लगेगा वो इस पे लगेगा, यहाँ पे e की पावर ax पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था कि हमारा एफ डी के अंदर डी माइनस ए होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका जो फाइनली वैल्यू निकल के आएगी, इसके वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा x इंटू ई की पावर ax डिवाइडेड बाई फाई ऑफ, ये हमारा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोनों केस देख लिए कि इसके अंदर हमने दोनों केस देख लिए कि यदि हमारा एफ डी के अंदर डी इक्वल टू ए रखने पे जी नॉन जीरो आ रहा है तो डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। यदि एफ ए इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हमको केस देखना पड़ेगा कि जीरो के अंदर क्या केस है। कि यदि ये मान लेते हैं कि एक केवल डी माइनस ए है, उसके अंदर एक ऐसा फैक्टर है जो जीरो कर रहा है, तो उसमें उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा वही निकलेगा x इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन फाई ऑफ ए, जहाँ पे फाई ऑफ ए वो फैक्टर है इसके अंदर, इस एफ डी के अंदर जो फाई ऑफ ए हमारा जीरो नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ से एक केस हो गया। अब तीसरा केस आता है, मतलब इसका ही दूसरा केस है, ये एक केस हो गया। और दूसरा जो केस है एफ इक्वल टू, इसके अंदर हमारा दूसरा केस है। इसके दूसरा केस में क्या जो केस है उसके अंदर क्या है, दूसरा केस है जिसके अंदर एफ ए जीरो है, लेकिन अब फ़र्क इसमें इतना है कि यहाँ पे ये पावर आर है। इसकी पावर आर का मतलब है कि जैसे डी माइनस ए भी इसको जीरो कर रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे पावर आर लगाएंगे तो वो भी जीरो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इसका एफ डी यदि पावर एन है और डी माइनस ए की पावर आर है, तो फाइव ऑफ डी की पावर हो जाएगी एन माइनस आर। तो ये फाइव ऑफ डी एन माइनस आर डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, डी माइनस ए आर का पॉलिनोमियल है, और एफ डी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एन डिग्री का है। तो यदि इसके अंदर जो फैक्टर जीरो कर रहा है उसकी पावर आर हो, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, मैं निकाल कर देता हूँ। उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ax अपॉन फाई ऑफ, जहाँ पे फाई ऑफ a इज नॉन जीरो, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यदि एक फैक्टर जीरो नहीं कर रहा तो उसका डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। यदि फैक्टर जीरो करता है तो उसके अंदर दो केस बोलते हैं कि दो केस में यदि उस डी माइनस ए की पावर वन है तो उसके लिए क्या करेंगे, और डी माइनस ए की पावर आर है तो उसके अंदर क्या किया जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट केस था, ये इस एफ ए इक्वल टू जीरो फर्स्ट केस था, वो उसका एक सब केस है। यदि आर की वैल्यू वन हो जाएगी तो हमारा पहले वाला केस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखें। अब हम ये जो ई की पावर ए एक्स है हमारा क्यू एक्स ई की पावर ए एक्स है, उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है d प्लस टू डी माइनस वन इसका होल क्यूब, ये y पे अप्लाई हो रहा है और इसकी वैल्यू आ रही है e की पावर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें जो मेन हमारा मेन हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर, मैं इसमें मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना नहीं बता रहा, केवल वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर उससे लास्ट लेक्चर दोनों मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है। इसके अंदर हम डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के देखेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाई डी प्लस टू का होल क्यूब और d माइनस वन का होल क्यूब। हमको इसका केस निकालना, और इससे जस्ट पहले हमने देखा कि हमारा क्यू एक्स यहाँ पे ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स वाला जो भी थ्योरी बताई मैंने वो इसके ऊपर अप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे
अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमको इसमें से वो फैक्टर निकालना है कि जिससे कि हमारा यहाँ पे नॉन जीरो निकल के जो फैक्टर जीरो नहीं कर रहा है, जैसे e की पावर ax है, जैसे हमने ये पढ़ा था कि e की पावर ax अपन fd पढ़ा था, तो उसमें ये देखा था कि यदि हमारा fd के अंदर वो फैक्टर निकालना है जो उसको जीरो कर रहा है और वो फैक्टर अलग निकालना है जो फैक्टर जीरो नहीं कर रहा है। यदि हम इसमें देखते हैं e की पावर x को e की पावर x से कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 को यदि हम यहाँ डालते हैं तो 1 + 2 की पावर 3, तो ये क्या जीरो दे रहा है? नहीं दे रहा। अब यदि यहाँ पे 1 डालते हैं तो 1 - 1 जीरो हो रहा है, तो हमको पता चलेगा कि जो d - 1 वाला फैक्टर है ये हमारे जो FDS को जीरो कर रहा है, तो हमको इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। तो जो फैक्टर जीरो नहीं दे रहा उसको वहाँ पे वैल्यू डाल के उसको हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा d + 2 वाला फैक्टर है जीरो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू 1 रख देंगे। जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x 1 + 2 का होल क्यूब, और लेकिन जैसे इसमें 1 रखेंगे तो ये तो जीरो करा तो उसको छोड़ देना है और जो नॉन जीरो उसको रख देना है, तो ये हो जाएगा d - 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से निकल के 3 की पावर 3 27, और ये अप्लाई हो जाएगा e की पावर x और नीचे हो जाएगा d - 1 का होल क्यूब। अब यहाँ से हम अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब जो फैक्टर मैंने बताया था कि जो फैक्टर जीरो करता है यदि उसकी पावर r हो तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, 1/27, यहाँ पे d - 1 फैक्टर है जिसकी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा x की पावर, चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है, मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा ये था कि e की पावर ax अपन d - a की पावर r, ये फैक्टर जीरो कर रहा है, उसकी पावर r है, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो होगा x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और e की पावर ax, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन तो जीरो कर रहा है और ये फंक्शन है जो इसको जीरो नहीं कर रहा, तो यहाँ से वैल्यू हमारी हो जाएगी, तो 5d है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a, ठीक है। अब इसका कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ पे d - a है, उसकी d - 1 है, पावर r है, उसकी पावर 3 है, और यहाँ पे जो 5x है 5d है, यहाँ पे उस 5d को हम 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 1 ले लेंगे इसको, तो हमारा 5x 1 हो गया, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/27 बाहर चल रहा है, तो जो पावर 3 है तो जगह x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू e की पावर x अपॉन 5d हमारा 1 है, तो ये 1 हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, और हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी के बेस्ड पे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है d - 1 का होल स्क्वायर और d² + 1 का होल स्क्वायर, और ये ऑपरेटर है y पे और ये e की पावर x, ठीक है। अब ये हमारा ऑपरेटर है y पे और e की पावर x दे रहा है। अब इसको डायरेक्ट हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं बता रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल बता रहा हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमारा ये हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा इसका e की पावर x डिवाइडेड बाई d - 1 का होल स्क्वायर और d² + 1 और स्क्वायर, ठीक है। अब हम सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था हम देखेंगे कौन सा फैक्टर जीरो कर रहा है, कौन सा फैक्टर जीरो नहीं कर रहा है। हम देखते हैं e की पावर ax है तो e की पावर 1 है, तो जैसे हम 1 डालेंगे इसमें तो d - 1 ये फैक्टर जीरो करेगा, ये फैक्टर जीरो नहीं कर रहा, तो जो फैक्टर जीरो नहीं करेगा उसको अलग निकाल लेंगे। तो ये फैक्टर जीरो नहीं कर रहा तो इसको करेंगे अलग, 1 डाल के अलग कर लेंगे, e की पावर x डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1, ये इसको ये अलग हो गया, और ये होगा d - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1 2 की पावर 2 1/4
और ये हो जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाई d माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है, तो इसके लिए हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और e की पावर x। कैसे निकाला? यहाँ पे d माइनस 1 है जो फैक्टर्स को 0 कर रहा है, उसकी पावर 2 है तो कर देंगे x स्क्वायर, और 2 जो ऊपर है उसको फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे e की पावर x और नीचे 1। तो हमारा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकल के आ गया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ गया, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं उसके अंदर हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक hx, कॉस हाइपरबोलिक ax। यहाँ पे अब यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं उसके अंदर जो नीचे f जो उसके अंदर डी स्क्वायर वाले टर्म्स हमको देखने हैं। ठीक है, नीचे एफ डी नहीं है, यहाँ पे एफ डी स्क्वायर है, एफ डी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके वैल्यू यदि हम निकालेंगे और इसके वैल्यू यदि हम निकालेंगे, तो यदि वैल्यू निकालने के लिए हमको सेम ऐसे करना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो चेक करना है कि क्या हमको यहाँ पे वैल्यू रख के देखनी है, डी स्क्वायर की वैल्यू रख के देखनी है। यदि हम देखते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू रख के देखते हैं कि यदि यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 1/f, मतलब डी स्क्वायर की जगह रखना है ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ax इफ एफ ए स्क्वायर 0 हमारा नहीं है। ओके, दूसरा हमको सेम ऐसे करना है, कॉस के अंदर देखना है तो इसकी भी वैल्यू सेम हो जाएगी एफ ए स्क्वायर और कॉस एच ए एक्स यदि हमारा एफ ए स्क्वायर 0 नहीं है। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, स्क्वायर डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख के देखना है। यदि वैल्यू 0 नहीं आती है तो हमारा वो वैल्यू निकल जाएगी, डायरेक्ट वे रख देना है। अब यदि हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कैसे सॉल्व करना है, कि यदि ये हमारा फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि हमको ये पता है कि जो साइन और कॉस होते हैं, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक होते हैं, वो हमारे जो फंक्शन होते हैं, हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनसे रिलेशन रखते हैं यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ कि यदि हमसे इन दो फॉर्मूले से नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसको खोल के हम ई की पावर एक्स में चले जाएंगे। और साइन हाइपरबोलिक एक्स होती है उसकी वैल्यू होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम हाइपरबोलिक फंक्शन को कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेके आ सकते हैं और वहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारा जो QX है वो साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक है तो इसके अंदर हम देखते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी कॉस और साइन होता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, डी स्क्वायर की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकाल लेना, मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करता हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 1। जब भी कॉस हाइपरबोलिक की और साइन हाइपरबोलिक साइन कॉस की बात होगी जब भी, तो हमको डी स्क्वायर के अंदर बात करते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉस
हाइपरबोलिक एक्स होता है, लेकिन यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, मतलब ए की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह क्या रख के देखेंगे, डी स्क्वायर की जगह रख के देखेंगे 1। जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह 1 रखते हैं, नीचे 1 और 1 0 हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला नहीं लगता। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉस हाइपरबोलिक जो एच एक्स है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसको खोल के लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1। जैसे ये हुआ, यहाँ से हम इसको और खोल के लिखेंगे, तो ये होगा 1/2 ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 1 को अलग अलग खोल के लिख दिया। अब यहाँ से आप करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला थ्योरी लगा के देखते हैं कि यहाँ एक्सपोनेंशियल के बाद एक्स है, मतलब ए की वैल्यू 1 है, तो उस ए को यदि आप डी की जगह रख के देखते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 0। तो यदि इसको और फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसके अंदर से वो और फैक्टर अलग कर लेंगे जिसके कारण 0 हो रहा है, जैसे ई की पावर एक्स, इसको डी स्क्वायर माइनस 1 को लिखते हैं डी प्लस 1 और डी माइनस 1। यहाँ पे करेंगे प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डी प्लस 1 और डी माइनस 1। अब यहाँ से हम रख के देखते हैं, यदि यहाँ पे डी की जगह 1 रखते हैं, तो ये टर्म हो रही है नॉन जीरो, लेकिन ये टर्म हो रही है 0। इसके अंदर डी की जगह -1 रखेंगे, ये टर्म तो हो रही है 0 और ये टर्म हो रही है नॉन जीरो, मतलब इसके अंदर ये वाली टर्म है जो 0 कर रही है, और इसके अंदर ये वाली टर्म है जो 0 कर रही है। तो इसके अलावा जो टर्म बचेगी उसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये वाली टर्म 0 कर रही है तो इसको छोड़ देंगे, इसके अंदर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स अपॉन डी माइनस 1। ऐसे ही इसके अंदर जब -1 रखेंगे, तो ये टर्म हमारी 0 कर रही है, तो इसको तो छोड़ देंगे, इसकी जगह -1 रख देंगे, तो हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। अब इसके अंदर हमको वही फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे वैल्यू 1 करिए, इसको मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया, इसकी वैल्यू हो जाती है x इंटू ई की पावर x, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा -1/2। यहाँ पे जब हम रख के देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर, यहाँ पे फिर ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया है इसका। तो इसकी वजह सॉल्व करेंगे इसको, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1/2 को फिर बाहर लेंगे, तो 1/4 हो जाएगा, ये अंदर बचेगा, और x भी बाहर ले लेंगे, तो x ये ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और यदि 2 को दे दिए अंदर ले जाते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको यदि हम गौर से देखते हैं, तो ये हमारा होता है कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला। तो इसको लिख सकते हैं हम x/2, सॉरी साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक ये निकल के आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है, कॉस हाइपरबोलिक। तो कॉस में मैंने आपको बताया था कि कॉस में डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख के देखते हैं, और हमारा नॉन जीरो आता है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि जैसे ही 0 आने लगता है, तो उसको कॉस हाइपरबोलिक को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने दो फंक्शंस के लिए हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के देखा। पहला जो फंक्शन है वो था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, दूसरा था हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक। तो इस पर हम आगे और हमारे जो कोई फंक्शन होते हैं साइन के बनते हैं और लॉग के जो बनते हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।